स्टडी हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आइडिया ऑफ भारत से एक टॉपिक प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास देखेंगे, उसके बाद प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत में विज्ञान। प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता से हमें वैज्ञानिक प्रगति के स्पष्ट प्रमाण मिलने लगते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और वहाँ पर नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के साथ किया गया था, जहाँ चौड़ी सड़कें, ढकी हुई नालियों का निर्माण और पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। वे स्केल और नापतोल की प्रणाली का प्रयोग करते थे। उस समय मूर्तिकला और धातु कला का विकास हो चुका था। वहाँ से उत्खनन में उन्नत कोटि के आभूषण, मुहरे और मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर धातु कला का और मूर्ति कला का विकास हो चुका था। स्नानागार, अन्नागार और उच्च कोटि के भवनों के अवशेष मिले, यानी जो मकानों के अवशेष वहाँ से मिले हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए थे, प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। कुएं, पकी हुई ईंटें, बंदरगाह नगर के अवशेष मिले हैं। तो ये जो सारे अवशेष हैं वो वहाँ की वैज्ञानिक प्रगति के स्पष्ट प्रमाण हैं। अब हम प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न विषयों के विकास के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान का विकास यानी फिजिक्स का विकास। आधुनिक भौतिकी का प्रमुख सिद्धांत परमाणुवाद है। भारत में ऋषि कणाद को परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया था। तो भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किसने किया था? ऋषि कणाद ने। कब किया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और इन्हें परमाणुवाद का संस्थापक माना जाता है। ऋषि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऋषि कणाद का कहना था कि समस्त वस्तुएं परमाणुओं के संयोग से बनती है और तत्व के सबसे छोटे अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। और परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये जो परमाणु के बारे में, एटम के बारे में ऋषि कणाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बता चुके थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन पकूद कात्यायन ने यह बताया था कि पृथ्वी का जन्म 7 तत्वों से हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख दुख और जीव। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन को परमाणुवाद का जनक माना जाता है, परंतु उससे शताब्दियों पहले ही भारत के जो विद्वान थे उन्होंने इसकी कल्पना कर चुके थे। वो विद्वान भारतीय परमाणु सिद्धांत परीक्षण पर आधारित न होकर अंतर्दृष्टि और तर्क पर आधारित था, इसलिए उसे विश्व में मान्यता नहीं मिल सकी। तो हम बहुत सारी जो वैज्ञानिक खोजों को देखते हैं तो भारत के जो ऋषि थे, विद्वान थे, उन्होंने कई ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत वो प्राचीन भारत में दे चुके थे, लेकिन वो सिद्धांत परीक्षण पर आधारित नहीं थे। इसी कारण उन्हें वैश्विक मान्यता नहीं मिली। और जब आधुनिक विज्ञान का विकास हुआ तो उन सारे सिद्धांतों को परीक्षण के द्वारा साबित किया गया। तो उसका श्रेय किसको जाता है? फिर ज़्यादातर पश्चिम के वैज्ञानिकों को जाता है इन खोजों का श्रेय, जबकि भारत में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिनकी परिकल्पना हो चुकी थी प्राचीन काल में ही। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का विकास। प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का विकास औषधि शास्त्र के सहयोगी के रूप में हुआ। औषधि शास्त्र यानी जो दवाइयों का खोज की जाती है उसका शास्त्र। इसे रस विद्या या रसायन शास्त्र कहा गया। विद्वानों ने औषधियों, आयुवर्धक रसायनों, विष और उससे प्रतिकार आदि के निर्माण पर ध्यान दिया। ये रसायनज्ञ अलग अलग प्रकार के अम्ल, क्षार और धातु लवण बनाने में सफल रहे। तो उस समय जो रसायन शास्त्र है उसका मुख्य उद्देश्य क्या बनाया उन्होंने? दवाइयों की खोज करना, यानी बीमारियों के इलाज के लिए, जीवन बढ़ाने के लिए, आयुवर्धक रसायनों के लिए, जहर के प्रतिकार के लिए यानी जहर का असर रोकने के लिए, इस सब के लिए उन्होंने केमिस्ट्री का विकास किया। तो केमिस्ट्री का विकास किसके साथ हुआ? औषधि शास्त्र के साथ हुआ, दवाइयों की खोज के साथ साथ में हुआ। प्राचीन और मध्यकाल के रसायन शास्त्र पर लिखे गए संस्कृत भाषा के 44 ग्रंथ उपलब्ध हैं, यानी संस्कृत में लिखे हुए, केमिस्ट्री पर लिखे हुए 44 किताबें आज भी मौजूद है प्राचीन और मध्यकाल की। कनिष्क के समकालीन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन शास्त्र में निपुण थे और नागार्जुन ने रस रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था। तो केमिस्ट्री पर नागार्जुन की लिखी गई किताब कौन सी है? रस रत्नाकर, ये नाम याद रखिएगा।
इस ग्रंथ में उन्होंने सोने, चांदी, तांबे और लोहे की भस्मों से अलग अलग बीमारियों का इलाज खोजा था। और इसमें आसवन, द्रवण और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का भी वर्णन है। तो जो केमिस्ट्री की प्रक्रिया है, डिस्टिलेशन, लिक्विफेक्शन, सब्लिमेशन, उसके बारे में भी वो जानते थे। इसका भी वर्णन उन्होंने रस रत्नाकर में किया है। नागार्जुन ने पारा यानी मर्क्यूरी की खोज की थी। भारत के एक और रसायनज्ञ वृंद ने सिद्ध योग नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए धातुओं के मिश्रण का वर्णन दिया गया है। तो ये सारा जो हमने केमिस्ट्री में भी देखा, उससे पता चलता है कि प्राचीन भारतीयों को रसायन शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का विकास। तो प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई। ऋग्वेद में अश्विन कुमारों को कुशल वैद्य बताया गया है, जो अपनी औषधियों से रोगों का इलाज करते थे। देखिए, ऋग्वेद न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की प्रथम रचना मानी जाती है और उसमें अश्विन कुमारों का उल्लेख मिलता है, जो कि वैद्य थे, जो बीमारियों का इलाज करते थे। अथर्ववेद में आयुर्वेद के सिद्धांत, उनके प्रयोग और औषधियों का वर्णन मिलता है। इसमें 700 से अधिक ऐसे श्लोक हैं जो आयुर्वेद से संबंधित है। तो अथर्ववेद में 700 ऐसे श्लोक मिलते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित है। इसमें जल चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा और मानसिक चिकित्सा का वर्णन मिलता है। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से भी चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है और उसमें भी चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में शव परीक्षण भी किया जाता था। शव परीक्षण यानी पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम भी होता था उस समय, और शव को खराब होने से बचाने के लिए, यानी शव को, डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता था। प्राचीन भारत में कई प्रसिद्ध चिकित्सक हुए, जैसे जीवक, आत्रेय, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी। तो ये नाम आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में ज्योतिष और खगोल शास्त्र का विकास। खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। तो खगोल शास्त्र में अंतरिक्ष और ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है और ज्योतिष और खगोल शास्त्र का गहरा संबंध है। प्राचीन काल में ज्योतिष का प्रयोग यज्ञों के मुहूर्त और समय के निर्धारण में किया जाता था। प्राचीन काल में, खासतौर पर वैदिक काल में, बहुत यज्ञ होते थे और उन यज्ञों के आयोजन के लिए समय देखा जाता था कि कौन सा समय शुभ है, अच्छा है यज्ञ करने के लिए। तो उसके लिए ज्योतिष का सहारा लिया जाता था। साथ ही ज्योतिष में मनुष्य पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता था। इसके लिए ग्रहों की स्थिति की जानकारी जरूरी थी और ज्योतिष की गणना बिना गणित के संभव नहीं थी। तो प्राचीन भारत में ज्योतिष, खगोल शास्त्र और गणित का विकास एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था और इन तीनों विषयों का विकास साथ साथ में हुआ। यानी ज्योतिष क्या था? ग्रह नक्षत्र देखते थे और उसका शुभ मुहूर्त पता लगाते थे, मनुष्य के ऊपर ग्रहों के प्रभाव का पता लगाते थे। तो ग्रहों का पता कैसे लगेगा? जब आप खगोल शास्त्र के बारे में जानकारी रखेंगे। और गणना कैसे कर पाएंगे इन सब की? गणित की सहायता से। तो इन तीनों विषयों का हमें विकास साथ साथ में देखने को मिलता है। वेदों को समझाने के लिए जिन वेदांगों की रचना हुई, उससे में भी अंतिम वेदांग ज्योतिष है। हम जो भारतीय साहित्य का गौरव हमने जो पढ़ा था, जो इस आपने अगर नहीं देखा है वो वीडियो, तो इस चैनल की आइडिया ऑफ भारत प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि वेदों को समझाने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी और उसमें अंतिम वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष और खगोल शास्त्र को अलग अलग विषय के रूप में मान्यता आधुनिक काल में आकर मिली। खगोल शास्त्र का इतिहास बहुत पुराना है भारत में और ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो उसके साथ बहुत सारे यूनानी विद्वान भी आए थे और वहाँ पर ज्ञान का आदान प्रदान भी हुआ। जब भी कोई आक्रमण होता है तो सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहता है, वो उसका सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। तो यही यूनानी आक्रमण के समय भी हुआ। भारतीयों ने यूनानियों से कैलेंडर यानी पंचांग सीखा, संवत प्रयोग, सप्ताह के 7 दिनों का बंटवारा और ग्रहों के नाम यूनानियों से लिए। फलित ज्योतिष का ज्ञान भारतीयों को पहले से था। गुप्त काल में ज्योतिष और खगोल शास्त्र का बहुत विकास हुआ। प्राचीन भारत में कई प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हुए हैं, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में गणित का विकास। चूंकि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। तो हम वहीं से देखते हैं गणित का विकास। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पर वहाँ से जो अवशेष मिले हैं उससे उस समय गणित के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है।
यानी सिंधु सभ्यता से बाट, माप और तोल के उपकरण मिले हैं। तो जो नाप तोल है वो बिना गणित के तो संभव नहीं है। बाटों का आकार घनाकार है और इनका 16 के गुणज में प्रयोग होता था। आधुनिक समय तक भारत में 16 के गुणज का प्रयोग मापन में होता रहा है। अभी भी हम देखते हैं कि 1 रुपये में 16 आने होते हैं। 16 छटाक का एक शेर होता है। कहावतों में भी 16 आना खरा शब्द का प्रयोग होता है। तो ये 16 का गुणज जो है सिंधु सभ्यता से ही आया है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक समय तक भारत में इसका प्रयोग होता रहा। सिंधु सभ्यता में लंबाई मापने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता था और उस समय जिस तरह से नगरों का विकास किया गया और मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया, वो ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी, यानी 1:2:4 की ईंटों का उन्होंने प्रयोग किया। जो मुहरें बनाई गई वो मिली है, वो 2.8 गुणित 2.8 सेंटीमीटर की मुहरें वहाँ से मिली है। तो उससे पता चलता है कि उन्हें रेखा गणित का ज्ञान था। अब हम देखते हैं वैदिक काल और सूत्र काल में गणित का विकास। जो सूत्र काल है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का समय है। वैदिक काल में गणित के विकास के प्रमाण मिलते हैं। गणित शब्द का प्रथम प्रयोग लग्ध मुनि की कृति वेदांग ज्योतिष में मिलता है। तो गणित शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले लग्ध मुनि ने किया था। वैदिक आर्यों ने गणित का विकास ज्योतिष और खगोल शास्त्र के सहायक विषय के रूप में किया। हम पढ़ चुके हैं कि भारत में जो गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र का विकास साथ साथ में हुआ। यज्ञ के लिए वेदियां और मंडप बनाए जाते थे और इनके नाप जोख के लिए शुल्व सूत्रों का विकास हुआ। तो वैदिक काल में क्या होता था? यज्ञ होते थे, उसके लिए यज्ञ वेदी बनाई जाती थी, मंडप बनाए जाते थे। तो वो एक निश्चित आकार की होती थी। तो कितना आकार होना चाहिए, इस सब के लिए जो है शुल्व सूत्रों का विकास किया गया। तो शुल्व का अर्थ क्या होता है? नापना। और ये किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है कि शुल्व सूत्रों से ही गणित का विकास प्रारंभ हुआ था भारत में। इसमें ज्यामिति का विकास भी देखने को मिलता है, ज्योमेट्री का विकास, रेखा गणित का विकास देखने को मिलता है। ये सूत्र भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ कहे जा सकते हैं गणित में। यजुर्वेद, विष्णु पुराण और प्रथम शताब्दी के जैन ग्रंथ अनुयोग द्वार सूत्र में गणितीय संख्याओं और सूत्रों का उल्लेख मिलता है। भारतीयों को शून्य तथा दशमलव पद्धति का ज्ञान था। प्राचीन भारत में कई प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए, जैसे बोधायन, कंक, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, भास्कर। इतने सारे नाम मिलते हैं हमें प्राचीन भारत में गणितज्ञों के। तो ये था प्राचीन भारत में विज्ञान का विकास। अब हम देखते हैं प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का विकास। पाषाण काल से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो उस समय के प्रौद्योगिकी के विकास को दिखाते हैं। इस समय के जो उपकरण मिले हैं वो क्रोड, शल्क और फलक से बने हुए होते थे। समय के साथ इनके निर्माण का तरीका उन्नत होता गया। भारत प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य का निवास स्थान रहा है, तो यहाँ पर हमें पाषाण काल के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। तो उसका समय के साथ साथ उसको बनाने की तकनीक उन्नत होती गई। औजार या उपकरण के प्रारूप के आधार पर इस काल को हम 3 खंडों में बांट सकते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हथियार, औजार जो थे वो किससे बनाए जाते थे? क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनाए जाते थे। उसके बाद में जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट, इन पत्थरों का उपयोग किया जाता था। बड़े बेढंगे से हथियार होते थे, बड़े बड़े से औजार होते थे। मध्य पाषाण काल आते आते इनका आकार छोटा होता गया। तो मध्य पाषाण में कैसे उपकरण मिलते हैं? लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। तीर कमानों का निर्माण होने लगा था। उत्तर या नव पाषाण काल आते आते इन औजारों पर पॉलिश की जाने लगी थी। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होने लगा था। कृषि और पशुपालन होने लगा था। तो समय के साथ साथ विकास दिखाई दे रहा था। अब हम देखते हैं ताम्र पाषाण और कांस्य युग। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है कि मनुष्य ने कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था? तांबे का प्रयोग किया था। उसके बाद कांसे का और फिर लोहे का प्रयोग हुआ। तो बहुत समय तक मनुष्य तांबे और पत्थर का प्रयोग साथ साथ करता रहा, इसलिए इस समय को ताम्र पाषाण युग कहा जाता है। तो ये शब्द से ही आपको पता चलता है ताम्र पाषाण, ताम्र से तांबा और पाषाण से पत्थर। जब मनुष्य ने कांसे की खोज की और उसका प्रयोग करने लगा तो उस समय को कांस्य युग कहा गया। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हम पढ़ चुके हैं ये बात कि सिंधु सभ्यता के दौरान कांसे की खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो धातु शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बहुत प्रसिद्ध एक नर्तकी की मूर्ति है जो कि
सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता से मिली मूर्तियाँ, पाषाण उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मनके, सेल खड़ी के आयताकार मुहरे, इनसे पता चलता है कि ये सारे उद्योग विकसित अवस्था में विद्यमान थे उस समय। अब हम देखते हैं लौह युग। भारत में लौह युग उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में बड़े बड़े नगरों और मगध साम्राज्य की स्थापना का आधार लौह तकनीक थी। जब हमने प्राचीन भारत में मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ा था तो हमने देखा था कि मगध के आसपास लोहे की खदानें मिली थी, तो उसका विकास, मगध के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि लोहे से क्या होता था, हथियारों का निर्माण होता था और हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। तो जिसके पास उच्च कोटि के हथियार होंगे वो विजेता होगा। इस वजह से उस क्षेत्र में गंगा के मैदानों में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। साथ ही लोहे का प्रयोग कृषि के उपकरण बनाने में होता था, जिससे कृषि का विकास हुआ, अच्छी फसल होने लगी और अर्थव्यवस्था उससे सुधरी। तो लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उत्तर वैदिक काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना करने में, बड़े बड़े नगरों की स्थापना करने में, और इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा था। अब हम देखते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल में पाषाण और लौह तकनीक का बहुत विकास हुआ। सम्राट अशोक के पाषाण स्तंभ कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सम्राट अशोक के जितने भी स्तंभ मिलते हैं पूरे भारत में, वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बनाए गए हैं और उससे उस समय के इतिहास की काफ़ी जानकारी भी हमें मिलती है। सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण इस काल में किया गया था। हम पढ़ चुके हैं ये भी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। इस युग में पक्की ईंटों और कुओं का निर्माण किया जाने लगा था और मानव आवास की पुरानी तकनीक में बदलाव आने लगा था। हम प्राचीन काल को अगर देखें तो सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, क्योंकि पानी की ज़रूरत नदी से ही पूरी होती थी। लेकिन जब कुएं का निर्माण होने लगा, कुआं निर्माण की जब तकनीक का खोज कर ली गई, तो मानव आवास नदियों से दूर भी बसने लगे। मानव बस्तियों का विकास जो है नदियों से दूर भी होने लगा, क्योंकि फिर वो वहाँ पानी की ज़रूरत कुएं से पूरी कर लेते थे। कुआं खोद के उनकी पानी मिल जाता था उन्हें। तो पहले सारी बस्तियां कहाँ बसती थी? नदियों के किनारे। लेकिन समय के साथ साथ जब कुआं निर्माण होने लगा तो मानव बस्तियां नदियों से दूर भी बसने लगी। तो ये मानव आवास की जो पुरानी तकनीक थी उसमें हमें मौर्य काल में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही ईंटों का निर्माण होने से जो घर बनाने का तरीका था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ था इस समय। अब हम देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का समय। मौर्य काल के बाद का समय प्रौद्योगिकी के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में राजगृह में निवास करने वाले 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। साथ ही मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, जिसमें से 60 प्रकार के व्यवसाय शिल्प से संबंधित है, जिसमें स्वर्ण, रजत, टीन, तांबा, पीतल, लोहे और हीरे जवाहरात के शिल्प सम्मिलित हैं। यानी ये जो दो ग्रंथ हैं, महावस्तु और मिलिंद पन्नो, इसमें उस समय राजगृह में और जो मगध साम्राज्य के दौरान वहाँ पर अलग अलग शिल्प का काम करने वाले लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक पुस्तक है जिसमें अबिसिनियाई बंदरगाहों पर भारत से लोहे और इस्पात के आयात का उल्लेख मिलता है। यानी भारत में लोहे और इस्पात के निर्माण का विकास हो चुका था और वो सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, यहाँ से दूसरे देशों को भेजा भी जा रहा था। तो अबिसिनियाई बंदरगाहों पर इसके आयात का उल्लेख किस में मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में मिलता है। अब हम देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में प्रौद्योगिकी का बहुत विकास हुआ। एक ग्रंथ है अमरकोश, जिसकी रचना गुप्त काल के दौरान हुई थी। इसमें लोहे के 7 नाम मिलते हैं। मेहरौली का लोह स्तंभ भारत में लोह धातु की तकनीक का उन्नत उदाहरण है। इस स्तंभ पर मैग्नीज ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाकर इसे जंग रोधी बनाया गया था। यानी लोहे से पहले एक स्तंभ का निर्माण हुआ गुप्त काल के दौरान, जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, याद रखिएगा, मेहरौली का लोह स्तंभ। और इसको जंग से बचाने के लिए इस पर मैग्नीज ऑक्साइड की लेयर चढ़ा दी गई। ये स्तंभ आज भी बिना जंग लगे सुरक्षित खड़ा है। साथ ही गुप्त काल की बिहार में 7.5 फीट ऊंची महात्मा बुद्ध की तांबे की मूर्ति मिली है। गुप्त काल में कलात्मक सिक्कों का निर्माण किया गया। गुप्त काल के जो सिक्के मिले हैं वो बहुत ही कलात्मक है, बहुत ही सुंदर सिक्के वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल। गुप्तोत्तर यानी गुप्त काल के बाद का समय और मध्यकाल के पहले का समय।
गुप्तोत्तर काल में प्रौद्योगिकी के स्तर पर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुए, यानी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं देखने को मिले। हाँ, समय के साथ उसमें कुछ सुधार हुआ, उसका कुछ विकास हुआ, लेकिन बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ। सिंचाई की तकनीक में कुछ सुधार हुए, सिंचाई रहट से की जाने लगी। चंदेल और परमार शासकों ने तालाबों और झीलों का निर्माण करवाया। परमार शासक जो थे राजा भोज, उनके द्वारा निर्मित की गई भोजताल बहुत प्रसिद्ध झील है। तो ये आपको याद रखना है कि चंदेल और परमार शासकों ने तालाबों और झीलों का निर्माण करवाया था। मार्को पोलो ने गुजरात में चमड़े के विकसित उद्योग का उल्लेख किया है। मार्को पोलो कौन था? इटली का एक व्यापारी था, यात्री था। उसने गुजरात में चमड़े के विकसित उद्योग का उल्लेख किया, उसने भारत की यात्रा की थी। तो यहाँ उसने देखा था गुजरात में चमड़े का विकसित उद्योग। बढ़ई लकड़ी पर नक्काशी करके सुंदर वस्तुएं बनाते थे। विभिन्न धातुओं से बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये सारा जो काम उस समय शिल्पकला का किया जाता था। दक्षिण भारत में बने तालाब और बांध इंजीनियरिंग के उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल काल में श्रीरंगम द्वीप के नीचे बनाया गया बांध इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। चोल काल में उच्च कोटि के जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। जो चोल शासक थे उनकी जो नौसेना थी बहुत शक्तिशाली थी, तो अपनी नौसेना के लिए वो वहाँ पर किसका निर्माण होता था? जहाज़ों का निर्माण होता था। पल्लव और चोल काल में विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। चोलकालीन नटराज की मूर्ति धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। नटराज की जो मूर्ति का विकास कब हुआ था? चोल काल में हुआ था। तो ये धातु कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। भारत का वस्त्र उद्योग बहुत विकसित था और यहाँ विदेशों तक यहाँ के कपड़े की मांग रहती थी, यानी भारत का जो कपड़ा था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता था, तो विदेशों में भी यहाँ के कपड़े की बहुत मांग रहती थी। कपड़ों को रंगने के लिए वनस्पति और खनिजों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता था, यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग वस्त्रों को रंगने के लिए होता था। तो ये था भारत में प्रौद्योगिकी का विकास। अभी हमने जो पीछे गणितज्ञों के, खगोल शास्त्रियों के नाम देखे हैं, चिकित्सा शास्त्रियों के, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।